हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम आप लोगों को पढ़कर सुनाएंगे रेत की मछली भाग 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 10। तरु को सावधानी से गोद में समेटकर मैंने अपने दोनों पैरों झील में लटका दिए। पानी बहुत ठंडा था, लेकिन मेरी जलती हुई अंतरात्मा को उससे शीतलता मिल रही थी। अभी अभी शोभन भी थे। 1 मिनट में आने को कहकर वे उठ गए। इस बार बुरा नहीं लगा। ऐसा लगा एक करवाहट मेरे पास बैठी थी जो अब उठकर कहीं चली गई। एकांत से मुझे थोड़ा आश्वासन भी हो रहा था। यह झील डूबने के लिए भी तो काफ़ी है, मैंने सोचा। लेकिन फिर मैंने यह भी सोचा कि पराजय की इस जिन गहराइयों में डूब चुकी थी हूँ, उससे उस झील की गहराई कहीं कम है। सच तो यह है कि डूबना अब दोबारा नहीं होगा। लहर डुबाकर, झकझोर कर, निष्ठुर होकर जिस बिंदु पर छोड़कर लौटी है, वहीं से अपना रास्ता शुरू होता है। शीतल धवल अपनी छाती पर खेलकर नीचे धकेल दी गई। जलधारा पत्थर, बालू और मिट्टी की कब्र से बाहर आएगी। हरितिमा को अमर बेल खा गई, लेकिन जीवन शक्ति की तनु अभी भी जीवित है। शोभन की प्रतीक्षा निरर्थक थी। प्रतीक्षा करने की इच्छा भी नहीं थी। सूरज ढलते ढलते चूँकि सर्दी के और अधिक हो जाने का डर था, इसीलिए मैं तरु को लेकर झील के किनारे से लौट पड़ी। एक जगह मैं यह सोचकर संतुष्ट भी हुई कि शोभन और मिलल जब वहाँ से लौटेंगे तो मुझे ना पाकर निराश होंगे। होटल पहुँची तो मालूम हुआ कि भारत पब्लिकेशन हाउस के रतनलाल जी का संदेश आया हुआ था। रात को भारत पब्लिकेशन हाउस के मालिक की ओर से शोभन और श्रीमती शोभन को डिनर पर बुलाया गया था। श्रीमती शोभन देखकर मन जल उठा। जी में आया कि उस स्लिप को फाड़ दूँ। निमंत्रण तो शोभन और मीनल के लिए होना चाहिए था। श्रीमती शोभन नाम का एक पद अवश्य था, लेकिन उस पद पर अगर मीनल ना थी तो मैं भी नहीं थी। काफ़ी रात गए शोभन लौटे। कमरे के दरवाजे खुलने से पहले मुझे हंसी सुनाई दी। मीनल हंस रही थी। इस तरह हंस रही थी जैसे गुदगुदाया जा रहा हो। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था, लेकिन खोलने के लिए मैं उठी नहीं। शोभन अंदर आए। आसपास उन्होंने इस तरह देखा जैसे कमरे में मेरा और तरु का अस्तित्व ही ना हो। मेज पर भारत पब्लिकेशन से आई हुई स्लिप एक एस्ट्रे से दबी हुई थी। शोभन ने उसे उठा कर पढ़े और बोले, ओहो, देर ना हो जाए कहीं। 8 बजे बुलाया है और 7:30 तो वैसे ही बज रहे हैं। मीनल, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन इसके बाद उन्हें कुछ ध्यान आ गया। शायद उन्होंने यह सोचा कि डिनर पर उन्हें सब पत्नी को बुलाया गया है। भरत पब्लिकेशन हाउस के मालिक विचारों से बहुत अधिक रूढ़िवादी है। डिनर पर इस तरह किसी पराई लड़की के साथ आना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुरंत बोले, और कुंतल, तुम तो काफ़ी पहले से आ गई थी। तुम्हें तो अब तक कपड़े बदल ही लेने चाहिए थे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने फिर अपनी बात दोहराई। इस बार उनके स्वर्ग में काफ़ी नरमी थी। उनका उद्देश्य छुपा नहीं था। वे अभिनय करना जानते थे। उन्हें पता था कि मेरे ना जाने पर मीनल को ले जाना उनके लिए कितना कठिन हो जाएगा। बहुत रूखी आवाज़ से मैंने कहा, आप चले जाइए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। शोभन का अभिनेता पूरी तरह सक्रिय हो उठा। वे मुहार पर उतर आए। मुहार भरी जबरदस्ती के बाद अंततः वे फिर जीते। डिनर से लौटने के बाद मैं मेरे की खाल में छुपा हुआ भेड़िया सहसा बाहर आ गया। उनका काम निकल चुका था, इसीलिए अब अभिनय की ज़रूरत नहीं थी। भरत पब्लिकेशन हाउस के मालिक से साप्ताहिक पत्र के संपादन के लिए काफ़ी अच्छी शर्तें हो गई थी। मालिक इस कमरे में इस समय मौजूद भी नहीं थे, इसीलिए शोभन को अपनी प्रशंसा जाहिर करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिल गया था। मीनल को उन्होंने बाहों में भरा और चूम लिया। डिनर के दौरान मैं शोभन से कुछ दूरी बैठी थी।
इसीलिए उस समय मुझे पता नहीं चल सका कि उन्होंने उस समय जो खुशी जाहिर की उसका राज क्या था। मीनल को भी उतना सब पता नहीं था। रात काफ़ी हो गई थी। होटल में गहरा सन्नाटा छा गया था। कमरे में 2 बड़े पलंग पड़े थे, दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर। एक पलंग पर मैं थी और तरु एक साथ, और दूसरे पर मीनल और शोभन एक साथ। वे धीरे धीरे मीनल को बता रहे थे कि यह हुआ है कि शोभन यूनिवर्सिटी में 1 साल की छुट्टी लेकर मुंबई जाएंगे और वहाँ यह देखेंगे कि वे पत्र संभाल सकते हैं या नहीं। कुंतल और तरु इलाहाबाद में माँ के साथ रहेगी। आगे बहुत कुछ मैंने स्वयं ही जोड़ दिया। यानी मीनल के लिए यह आसान हो जाएगा कि जब तक वो चाहे मुंबई में शोभन के साथ रहे, क्योंकि तब दोनों के बीच से कुंतल का व्यवधान भी दूर हो जाएगा। बातों का सिलसिला व्यवसाय से हटकर लिप्सा और गलियों में उतर गया। मैंने दूसरी ओर करवट बदल ली। शोभन और मीनल से संवाद चुंबनों की सत्कारों में बदल गई। मैं अपने दांत भींचकर तकिए के सिर गड़ाए लेटी रही। इस पूर्वांचल में पहली बार पहले भी मैं शोभन के साथ आई थी, लेकिन तब तो यहाँ दूसरा पलंग नहीं था और तब मेरा प्यार भी किसी दूसरे पलंग पर नहीं था। कहाँ कहाँ भटकते रहे थे हम लोग। पूरा वह एक कितना महीना तेजी से किसी पानी की धार की तरह पर्वत से कूदकर नीचे तक दूरी तय कर गया था। लेकिन अब यही मेरा संबंध एक ऐसी ग्लेशियर बन गया था जो इतनी धीमे धीमे आगे बढ़ता था, लगता था जैसे उसमें गति ही नहीं। 2 हफ्ते का वह छोटा सा समय कितना कठिनाई से बीता यह मैं नहीं कह सकती। 15 दिन बाद हमारे वापस लौटने के दिन आ गए, लेकिन वह वापसी किधर? क्या मैं अपनी दुनिया से फिर से वापस लौट सकती हूँ? बहुत सी परिस्थितियों में वापसी सुख देती है, लेकिन इस वापसी का सुख नहीं था। मुझे मालूम था कि अब इलाहाबाद में मैं वापस जा रही हूँ। वह किसी निवासन से कम नहीं था होगा। घर पर 15 दिनों में फूल बगिया में वह लतर फिर फैल गई थी। शोभन और मीनल तेजी से माँ को आवाज़ देते हुए अंदर चले गए। मैं एक क्षण के लिए ठिठक कर उस लतर को देखने लगी। जाने क्यों इस बार लगा कि वह लतर मेरी दुश्मन ना होकर कहीं मेरे मन का एक यातना ही है। जिस तरह मेरी यातना बेबस होकर मेरे तन मन में फैलती जाती है, उसी तरह यह लतर भी बेबस है। बम्बई जाने के लिए शोभन ने निश्चय ही माँ को अवाक रह गई। कतार होकर बोली, बेटा अब जीवन के थोड़े ही दिन रह गए हैं। इसी गंगा के चरणों में जीती रही हूँ, यहीं थोड़े दिन बाद समा जाना है। अब मैं कहाँ जाऊँगी बेटा? अब तो कोई अपना घर भी नहीं है। इसे बेचा ना होता तो वहीं जाकर रह लेती। फिर कुछ सोचकर बोली, लेकिन बेटा मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। बड़ी नौकरी है, तुम्हारा जीवन बन जाएगा। शोभन ने ऐसा जाहिर किया जैसे माँ के बिना मुंबई में रहना बहुत मुश्किल है। मैं जानती हूँ उनके मन में क्या था। वे जानते थे अगर माँ मुंबई गई तो शोभन की योजना पूरी नहीं हो पाएगी। बड़ी कुशलता के साथ शोभन ने योजना बनाई थी। उतनी दूर नई दुनिया में जाने के बाद शोभन के लिए मनमाना एकांत मिलना था। वे जानते थे कि वहाँ उनके और मीनल के बीच तीसरा कोई नहीं होगा। उन्हें यह भी पता था कि इलाहाबाद में मित्रों और परिचितों का एक लिहाज भी करना पड़ता था। वह लिहाज मुंबई में ज़रूरी नहीं होगा। मीनल कलकत्ते चली गई थी, लेकिन मुझे पता था जाने से पहले वह शोभन से बहुत कुछ तय कर भी गई थी। शायद शोभन ने यह भी समझा दिया था अब कुछ ही दिन बाद है। उसके बाद साहित्यिक मित्रों के बीच हुई प्रतिक्रिया शोभन को अच्छी नहीं लगी, लेकिन अपनी धूत मुस्कुराहटों को वे उसे दबाते रहे। स्पष्ट कहने वाले लोग वैसे भी कम थे। सिर्फ एक बात वर्मा जी ने हंसकर वो कही थी, अब तो एक ही कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। उनका विषय होगा साहित्यकार और श्रेष्ठाचार्य। पीटी हुई हंसी के अलावा शोभन के पास कोई और उत्तर नहीं था। दुनिया में हुई अपनी इस पराजय को शोभन अपनी भावी योजनाओं के सपने के ढंग ले लेते थे।
शोभन मुझसे आंखें चुरा लेते रहे थे। इन दिनों लगातार आंखें चुराते रहे थे। कोशिश यह करते कि या तो मित्रों को ही बहुत रात बीत जाए या फिर लिखते हुए इतनी देर हो जाए कि मैं अनायास सो जाऊं। हर रात एक घुटन मन में उमड़ती थी। नैनीताल से लौटकर आने के बाद और मीनल की लौट जाने के बाद एक एकांत हुआ था। उसका कोई भी अस्तित्व मेरे लिए नहीं था। मेरे और शोभन के संबंध की धरती का एक एक छोर उस जंगली लतर से ढक गया था कि वहाँ एक अंकुर भी ना उग सकता। मेरे निवारण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। शोभन के पास अब अकेला कुछ भी नहीं था जिसे मैं अपना कह सकती थी। कई दिन मैंने सोचा और इस बात की कोशिश भी करूं कि तरु को जल्दी सुलाकर मैं शोभन से कुछ बातें करूं, लेकिन इसका अवसर ही नहीं आया। या तो शोभन उसी वक्त लिखने में कुछ व्यस्त हो जाते थे या सहसा वो याद दिलाने लगते कि देखो तरु अकेली सोई है, पलट कर गिर ना जाए। उनकी इच्छा तो बहुत अच्छी तरह समझकर मन में चोट दबाए हुए आकर मैं अपने पलंग पर लेट जाती। चुपचाप उभरती हुई रुआई गले से रोकर जाने कितने देर तक भींगी आंखें लिए हुए तकिए पर दबाए लेटी रहती और फिर सो जाती। शोभन का रिजर्वेशन हो चुका था। तैयारियां पूरी हो चुकी थी। अगले दिन उन्हें बम्बई रवाना होना था। सिर्फ एक रात ही बीच में था। सारे दिन मन में अब आपसे मरता रहा। मैंने निर्णय किया था इस रात जैसे में होगा मैं कोशिश करूंगी कि अपना दर्द का फैसला हो ही जाए। अगर कुछ टूटना है तो अंतिम रूप से टूट जाए और अगर कुछ शेष बचा है तो उसे रेत की रेगिस्तान से पानी नहीं निकलता। तपती धूप से वह दूर पर कभी कभी चमकता हुआ दिखाई दे जाता है, लेकिन वह पानी नहीं होता। रेत की तड़पती हुई मछली के लिए वहाँ पानी नहीं, सिर्फ रेत होती है। शोभन पहले से ही सावधान थे। अपने निकट मेरी उपस्थिति का एहसास होते ही उन्होंने अपने आप को इस तरह व्यक्त कर लिया कि जैसे कोई बहुत ही ज़रूरी कागज़ वे खोज रहे हो। थोड़ी देर में जयो का त्यों खड़ी रही। मेरी उपस्थिति में उन्हें मानसिक कष्ट हो रहा था। उसी तरह कागज़ को देखते हुए बोले, तुम सो क्यों नहीं जाती? ज़्यादा जगने से तबीयत खराब हो सकती है। याचना की उस पिछली अवधि में पहली बार मैं इस तरह फूट कर रो पड़ी कि अब लगता है जैसे उससे बहुत बड़ी भूल मैंने दूसरे नहीं ही की होगी। रोने की आवश्यकता क्या थी? याचना के उस पिछली अवधि में पहली बार मैं इस तरह फूट कर रो पड़ी कि अब लगता है कि बड़ी भूल मैंने दूसरे नहीं की होगी। रोने की आवश्यकता क्या थी? किसके सामने मैं रोई थी और क्यों रोई थी? इस तरह रोकर अपनी कमजोरी जाहिर करने के अलावा मैंने किया ही क्या था? शोभन कागजों में और अधिक व्यस्त हो गए थे। मुझे अपमान महसूस हो रहा था। मेरी रुआई बढ़ गई, लेकिन शोभन ने अपनी व्यस्तता तोड़ी नहीं। शोभन की उदासीनता से जो अपमान महसूस हुआ, उनसे एक बड़ा काम जरूर किया। मेरी रुआई रुक गई। यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि अधिक रोती तो अपमान ही अधिक पड़ता। शोभन की उदासीनता से कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे पता चल गया था। मेरा निवारण अब निश्चित हो गया है। मैं तेजी से अपने पलंग पर लौट आई। शोभन ने शायद अपनी निरर्थक खोज एक क्षण के लिए बंद कर दी। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। शोभन शायद उस सन्नाटे से ऊब गए होंगे, क्योंकि उनकी आवाज़ सुनाई दी, कुंतल, तुम तो बच्चों की तरह व्यवहार करती हो। बात तो कुछ समझती नहीं। जाना है और उनके लिए इतनी बड़ी तैयारी करनी है। बहुत कड़वी बातें मन में आई, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। अब ऐसा लगा ही क्या था जैसे मैं नहीं समझती। सभी कुछ तो साफ हो गया था मेरी आंखों के सामने। मन कर रहा था मेरे शब्द कोई ऐसा हथियार बन जाए कि जिनसे या तो मैं अपने आप को बेंध लूं या
लेकिन नहीं, उस समय भी प्रतिशोध की राह में मेरे संस्कार आ खड़े हुए थे। विवशता और मानसिक थकावट के कारण मैं न जाने कब सो गई थी। इसी के साथ हमारा अध्याय 10th भी समाप्त होता है।